नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं निज़िम इज़कील पे, जो कि आपके यूपी पीजीटी के लिए या एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए, ये जहां जहां पर भी आपका इंग्लिश लिटरेचर पोर्शन पूछा जाता है और जहां पे निज़िम इज़कील है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम राइटर का नाम लिख देते हैं जिसके विषय में आज हमको चर्चा करनी है, निज़िम इज़कील। बिल्कुल आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है निज़िम इज़कील साहब का। और क्या क्या इनकी बायोग्राफी रही है, क्या क्या रचनाएं रही है, कौन कौन से वर्क्स इन्होंने लिखे हैं, इस पे बेहद डिटेल पे चर्चा करने वाला हूं। तो निज़िम इज़कील का जो बर्थ है वो है, यहां पे मैं सबसे पहले लिख देता हूं बर्थ। तो इनका बर्थ जो हुआ है वो हुआ था 16 दिसंबर, मतलब 16 दिसंबर। और वो जो ईयर था वो था 1924, मतलब 1924। जी हां, 16 दिसंबर 1924 को निज़िम इज़कील का बर्थ हुआ था। कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था। ब्रैकेट में लिख देता हूं, मुंबई में हुआ था। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर आप सभी को होगा। अब बात कर लेते हैं इनकी डेथ क्या हुई। देखिए, बर्थ के बाद डेथ की भी बात कर लेते हैं। तो जो इनका डेथ है निज़िम इज़कील का, वो हुआ है 9 जनवरी को। 9 जनवरी, 9 जनवरी, जी हां 9 जनवरी को हुआ। और वो ईयर कौन सा था? तो वो था 2004, 2004। आज से 20 वर्ष पहले इनकी डेथ हुई थी 9 जनवरी को। ठीक है। और जो वो प्लेस कौन सा था जहां हुआ? तो भैया वो प्लेस मुंबई ही था। मतलब यहां पे मैं कह सकता हूं कि निज़िम इज़कील वाज बोर्न 16 दिसंबर 1924 इन मुंबई, एंड डेथ जो है वो कब हुई है? तो वो हुई है 9 जनवरी 2004 इन मुंबई। अब यहां पे आगे बात करेंगे एजुकेशन इन्होंने कहां से लिया। तो जो एजुकेशन है वो विल्सन कॉलेज मुंबई से लिया, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का हिस्सा है। तो एजुकेशन इनको कहां से मिली है? देखिए, एजुकेशन की भी बात कर लेते हैं। एजुकेशन जो है वो विल्सन कॉलेज, कहां से हुआ है? विल्सन कॉलेज से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? शादी कब हुई? स्पाउस कौन है? तो भैया स्पाउस मैं वो भी लिख देता हूं। स्पाउस जो है वो है डेजी जैकब। डेजी जैकब ये इनकी अर्धांगनी है, धर्म पत्नी है। कौन? डेजी जैकब। और इनकी शादी कब हुई थी? तो शादी हुई है 1952 में। कब? 1952 में। मतलब 28 वर्ष की एज लगभग रही होगी जब निज़िम इज़कील की शादी होती है डेजी जैकब के नाम से। कब हुई? 1952 में हुई। और इनका ऑक्यूपेशन क्या था, इनका व्यवसाय क्या था? तो ये 20th सेंचुरी इंडियन जेविश पोएट बोले जाते हैं। एक प्ले राइट थे, एक आर्ट राइटर थे, एक क्रिटिक थे, एडिटर थे। बहुत सारी चीजें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऑक्यूपेशन में आप लोग समझ लीजिए, 20th सेंचुरी इंडियन जोइस पोएट बोला जाता है। ठीक है, जेविस पोएट इनको बोला जाता है। प्ले राइट थे, आर्ट क्रिटिक थे, एडिटर थे, बहुत सारी चीजें इनके साथ जुड़ी रही हैं। अगर मैं ऑनर्स की बात करूं, इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं, तो इनको जो सम्मान मिले हैं वो इनको दो बहुत बड़े सम्मान मिले, जिसमें पहला नाम है साहित्य अकादमी अवार्ड। कौन सा? साहित्य अकादमी। देखिए, एसी नहीं रहेगा, अकादमी, वो तो अकादमी हो जाएगा, अकादमी। ठीक है, अकादमी अवार्ड। तो ये कब मिला? ये कब मिला साहित्य अकादमी अवार्ड इनको? वो मिला है इनको 1983 में, 1983 में। जी हां, 1983 में इनको एक ऑनर मिलता है, एक सम्मान मिलता है, साहित्य अकादमी अवार्ड। और किसके लिए मिला? तो भाई ये भी तो जानना जरूरी है ना कि किस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1983 में मिला। तो ये मिला था लेटर डे साम, एक पोएट्री कलेक्शन था। क्या नाम है रचना का? लेटर डे साम। ठीक है, पी साइलेंट है। ये जो है लेटर डे सॉन्ग रचना के लिए ये एक पोएट्री कलेक्शन है। क्या है? ये एक पोएट्री कलेक्शन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक पोएट्री कलेक्शन है और इसके लिए इनको 1983 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, लेटर डे साम रचना के लिए।
इसके अलावा इनको एक और जो है इनको एक और ऑनर मिलता है, और वो ऑनर बहुत बड़ा था, वो था पद्मश्री। क्या था? पद्मश्री। पद्मश्री इनको मिला, और पद्मश्री कब मिला? तो वो मिला है इनको भैया 1988 में। कब मिला है? 1988 में इनको जो है पद्मश्री से भी नवाजा गया। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। सारी चीजें बायोग्राफी में डिटेल में बता रहा हूं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। इनका बर्थ कब हुआ? 16 दिसंबर 1924 को हुआ। कहां हुआ? मुंबई में हुआ। डेथ कब हुई? 9 जनवरी 2004 को हुई। कहां पर हुई? मुंबई में हुई। एजुकेशन कहां से प्राप्त किया? विल्सन कॉलेज मुंबई से प्राप्त किया, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का ही हिस्सा है। इनकी पत्नी का क्या नाम था? डेजी जैकब नाम था। कब शादी हुई? 1952 में हुई। इनकी अवस्था उस वक्त क्या थी? 28 वर्ष के थे। इनका व्यवसाय क्या था? तो ये 10th सेंचुरी इंडियन जोइस पोएट बोले जाते हैं। एक प्ले राइट थे, एक आर्ट राइटर थे, क्रिटिक राइटर थे, एडिटर थे। ठीक है। ऑनर्स की बात करूं तो इनको 1983 में 1983 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है लेटर डे साम पोएट्री कलेक्शन के लिए, और फिर 5 वर्षों के बाद 1988 में इनको पद्मश्री, जी हां, पद्मश्री से नवाजा जाता है। अब आगे बात करेंगे कि इनके पिताजी क्या थे, क्या क्या सारी चीजें। तो भैया जो इनके फादर थे वो एक प्रोफेसर थे, और वो भी बॉटनी विषय के। किसके? बॉटनी के। हिज फादर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। कहां थे? एट विल्सन कॉलेज। विल्सन कॉलेज में जहां ये पढ़े भी हैं, वहां पर बॉटनी के प्रोफेसर थे इनके पिताजी। हिज फादर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट विल्सन कॉलेज। और जो इनकी माँ जी थी, जो माता जी हैं, वो प्रिंसिपल थी खुद के ही स्कूल में। एंड हिज मदर वॉज प्रिंसिपल ऑफ हर ओन स्कूल। इतनी बात क्लियर है? हिज फादर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट विल्सन कॉलेज एंड हिज मदर वॉज प्रिंसिपल ऑफ हर ओन स्कूल। अपने ही स्कूल में वो प्रधानाचार्य के पद पर तैनात थी। आगे बात करेंगे कि ये क्या क्या बोलते थे, कौन सी भाषा शैली का प्रयोग करते थे। तो भैया निज़्म इज़ बिलोंग टू मुंबई मराठी स्पीकिंग जेविस कम्युनिटी। ये जेविस कम्युनिटी से है। जेविस की स्पेलिंग समझ लीजिए यहाँ पे, JAW, यहूदी वाला जोइस पोएट है ये। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन से पोएट है, तो बेने इज़राइल है, जोइस पोएट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इज़कील बिलोंग टू मुंबई मराठी स्पीकिंग जोइस कम्युनिटी नोन एज द बेने इज़राइल। उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको बेने इज़राइल के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पीजीटी में, यूपी पीजीटी में। 2002 में एक क्वेश्चन आया है, 2005 में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि जो निज़्म इज़कील है ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ध्यान रखिएगा, जोइस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इसके अलावा इन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इनको बेने इज़राइल के नाम से जाना जाता था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा आप सभी लोग। आगे बात करते हैं। देखिए इन्होंने बीए जो किया, जो ग्रेजुएशन इनका हुआ, जो वो कब हुआ, तो इन 1947 ही अर्न अ बीए इन लिटरेचर फ्रॉम विल्सन कॉलेज। विल्सन कॉलेज से इन्होंने बीए किया था लिटरेचर में। ही मैरिड डेजी जॉकिप इन 1952, जो मैंने बताया ही है। एंड इन द सेम ईयर, मतलब 1952 में ही इनकी शादी हुई। और लोग कहते हैं कि शादी के बाद किस्मत चमकती है। किस्मत चमकी, निज़्म इज़कील की भी किस्मत चमकी। और उसी साल एंड द सेम ईयर हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स टाइटल्ड अ टाइम टू चेंज वाज पब्लिश्ड। कौन सा? ए टाइम टू चेंज। ए टाइम टू चेंज, अ टाइम टू चेंज, ये इनका पहला पोएटिक कलेक्शन था। ये पहला पोएट्री कलेक्शन है, ओहो सॉरी, पोएट्री कलेक्शन है। ठीक है, इनका ये फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन था, पोएम का कलेक्शन इन्होंने दिया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, क्या नाम था? ए टाइम टू चेंज। और इसको किस प्रेस से पब्लिश कराया? तो फॉर्च्यून प्रेस लंदन से। कहां से? फॉर्च्यून प्रेस, प्रेस का नाम है ये फॉर्च्यून प्रेस, उसका जो है नाम है। कहां पे ये है? ये लंदन में था। यहीं पे इन्होंने 1952 में, कब करवाया है? 1952 में। 1952 में ए टाइम टू चेंज एक पोएम्स का कलेक्शन आता है। और वो जो पोएम्स का कलेक्शन था, वो टाइटल उसका क्या था? वो था ए टाइम टू चेंज।
और पब्लिश कहां से हुआ? तो बाई फॉर्च्यून प्रेस से हुआ, जो कि लंदन में है। अब देखिए लंदन से प्रेस में जो है इन्होंने छपवाया, ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। इसके बाद 1953 में ही, अभी एक वर्ष और बीता और एक और पोएम्स का कलेक्शन आ जाता है, एक और पोएम्स का कलेक्शन आया और उस कलेक्शन का नाम था 60 पोएम्स। क्या आ गया? 60 पोएम्स। ये कब आया? 1953 में। 1953 में देखिए किस्मत चमकनी शुरू हो चुकी है। 1952 में डेजी जैकब मिली, शादी हुई, शादी के ही वर्ष, उसी वर्ष इनका फर्स्ट पोएम्स का कलेक्शन जो है पब्लिश होता है फॉर्च्यून प्रेस लंदन के द्वारा। और उस पहले पोएम्स का कलेक्शन जो इन्होंने रखा उसका नाम रखा ए टाइम टू चेंज। फिर एक वर्ष पश्चात, एक वर्ष के ही बाद एक और इन्होंने पोएम्स का कलेक्शन लिख डाला, बहुत बढ़िया लिखा, और उसका नाम क्या रखा? 60 पोएम्स। 60 पोएम्स जो है ये दूसरा कलेक्शन आ गया और ये पब्लिश कब हुआ है? तो भैया 1953 में। क्लियर है? बिल्कुल। ही आल्सो वर्क एज ए ब्रॉडकास्टर ऑन आर्ट्स एंड लिटरेचर फॉर ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी इन्होंने, ऑल इंडिया रेडियो आपने बिल्कुल सुना होगा, ऑल इंडिया रेडियो 1953 में ही वहां पर भी काम करना शुरू कर दिया एज ए ब्रॉडकास्टर। He also worked as a broadcaster on arts as well as literature for All India Radio. ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक ब्रॉडकास्टर के रूप में, एक जो है ब्रॉडकास्टर के रूप में आर्ट्स पे और लिटरेचर पे, दोनों पे काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। वो एयर कब था? जब इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम करना शुरू किया है, ऑल इंडिया रेडियो पे, तो वो वर्ष था भैया 1953। अब आप देख पा रहे होंगे 1952 में डेजी जैकब मिली है। डेजी जैकब कब मिली? ये इनकी कौन है? ये इनकी स्पाउस है, ये इनकी स्पाउस है। कब मिली है? 1952 में। और जैसे ही मिली इनका ए टाइम टू चेंज आ गया, फिर फॉर्च्यून प्रेस से 60 पोएम्स आ गया, ऑल इंडिया रेडियो में भैया मेरे निज़िम इज़कील साहब काम भी करने लगे। पूरी डिटेल्ड मैं वीडियो आपको दे रहा हूं, हल्का सा हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग जरूर ले लिया करें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। तो कुछ और मैं आप लोगों को जो है अभी इनके बारे में जानकारी देता हूं। अब इसके आगे मैं बात करूं कि निज़िम इज़कील जो है ये एक अर्बन पोएट, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि निज़िम इज़कील कैसे राइटर हैं। आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें एक आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा अर्बन पोएट। तो निज़िम इज़कील इज एन अर्बन पोएट। देखिए इनको बेने इज़राइल के नाम से जाना जाता है, जोइस पोएट हैं, अर्बन पोएट भी हैं। निज़िम इज़कील इज एन अर्बन पोएट और इनकी जो रचनाएं हैं, जो इनके वर्क्स हैं, वो बहुत दमदार हैं। और उसमें जो मेरी सबसे प्रिय पोयम है, मेरी जो सबसे प्रिय पोयम है, हो सकता है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। बिल्कुल, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये ऐसी रचना है जो मन को झकझोर देता है। कभी समय मिले तो जरूर पढ़िए। और मैं इसको नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा, कल जो मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा, वो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम को पूरा कवर करूंगा, डिटेल्ड में कवर करूंगा, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ऐसी पोएम है जो हृदय विदारक है, ऐसी पोएम है जो दिल को छू जाने वाली कविता है, ऐसी पोएम है जो एक मां क्या होती है, ये आपको नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। बच्चों के प्रति एक मां का प्यार कैसा होता है, ये आपको इस पोएम को पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। बहुत ही सरल, बहुत ही सहज शब्दों में उस प्रेम को उमेड़ने और कुरेदने की कोशिश की है निज़िम इज़कील ने इस पोएम में, कि हर एक रीडर्स का कहीं ना कहीं दिल जो है वो चुरा ही लेते हैं। बहुत अच्छी पोएम है, जरूर पढ़िएगा। मैं भी इसको पढ़ाऊंगा, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा उस पोएम को। तो जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसकी विशेषता क्या थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज ए पोएम रिटन इन फ्री वर्स। ये एक ऐसी कविता है जिसको फ्री वर्स में लिखा गया पहली बार। और जो मेरी प्रिय लाइन है, माँ आखिरी में कहती है, पूरी पोएम की जो लास्ट लाइन्स हैं उसमें माँ कहती है कि माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रेन। एक बिच्छू होता है, बरसात का सीजन होता है, घर बहुत अच्छा नहीं बना था और एक बिच्छू कहीं से रेंगता रेंगता, बारिश बहुत बार हो रही थी, तो वो बिच्छू चला आता है घर में घुसने, और घर में घुसने आता तो चावल के बोरे, कट्टे लगे होते हैं,
उसी चावल के बोरा जो लगा हुआ है, जो कट्टे लगे हुए हैं, उसी के नीचे एक बिच्छू छिप जाता है। ज्यादा बारिश बाहर हो रही थी, काफी देर से बारिश हो रही थी, तो उसे बचने के लिए। और माता जी को, निज़्म इज़्ज़कील की मम्मी जी को, मदर को, माँ जी को वो डंक मार देता है। अब वो बेहोश होने लगती है और गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि इनको इसलिए काटा क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्म में कुछ गलत किया होगा, इस जन्म का पाप भुगत रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिच्छू जल्दी मारो, नहीं तो एक अंधविश्वास होता है कि अगर बिच्छू जितनी देर चलेगा उतना ही जो है वो क्या होता जाएगा, उतना ही जहर शरीर में फैलता जाएगा। बहुत तरह तरह की बातें होती हैं। 20 घंटे तक परेशान होती है माँ जी, लेकिन अंततः वो ठीक हो जाती हैं। और जब ठीक होती हैं तो उस मां के द्वारा जो कहे गए शब्द हैं वो मतलब हृदय को छू ही लेते हैं। मां कहती है, माई मदर ओनली सेड, मेरी मां, ये उस पोयम की लाइन को मैं बता रहा हूं, माई मदर ओनली सेड, मेरी मां ने केवल कहा थैंक गॉड, हे भगवान, द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, बिच्छू ने मुझे डसा था, मुझे डंक मारा था, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रेन, हे भगवान मेरे बच्चों को उसने छोड़ दिया। मतलब 20 घंटे का दर्द झेलने के बाद एक मां के शब्द ये निकल करके आ रहे हैं कि काश जो है मेरे बच्चे, काश मुझे मतलब डंक मारा, मुझे कोई अफसोस नहीं है 20 घंटे के दर्द को, काश मेरे बच्चे को, हे भगवान मेरे बच्चों को छोड़ दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो है देती। तो ये उस मां के प्रेम को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है। बिल्कुल मैं इस पोएम को पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बात करूंगा इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। तो ये तो बात समझ में आ गई कि भैया इनकी एक पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसमें किस तरीके की बातचीत होती है। ये एक फ्री वर्स में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, फ्री वर्स में कविता लिखी गई है। अब इनकी एक और रचना है जो कि ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जिसका नाम है बैकग्राउंड कैजुअली। इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बैकग्राउंड कैजुअली, इसमें जानते हैं किस चीज की बातचीत हुई है, सोशल एंड कल्चरल एलियनेशन जो है फ्रॉम द कंट्री। एलियनेशन का मतलब होता है अलगाव। तो सोशल और कल्चरल जो एलियनेशन है फ्रॉम द कंट्री टू विच ही डज नॉट रियली बिलोंग बट विच ही हैज एडॉप्टेड एज हिज ओन, खुद का नहीं है लेकिन ऐसे ये ट्रीट करते थे, भारत में बिल्कुल बस गए थे। अब आप कहेंगे तो मुंबई में ही जन्मे, बट हमने पहले ही बताया ही इज अ जॉइस पोएट। और ये उस कल्चर को, उस सोशल को नहीं समझते थे, अलगाव फील करते थे, फिर भी अपने आप में बस गए थे। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसका नाम है बैकग्राउंड कैजुअली। बैकग्राउंड कैजुअली, ठीक है, बैकग्राउंड कैजुअली एक ऐसी पोएम है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल समझते होंगे जो खुद के बारे में लिखा जाता है, जिसको हम आत्मकथा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में आत्मकथा बोलते हैं। समझ में आ गया। एक और रचना है, बहुत क्वेश्चंस यहां पर पीजीटी में, यूपी पीजीटी में इस पोएम से जो मैं बताने जा रहा हूं अभी, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीयर्स, ये एक रचना है। चलिए उसको भी मैं बता देता हूं, क्या रचना का नाम क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, पार्टी, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीयर्स, ये इस कविता का नाम, ये कविता का नाम है। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीयर्स, ये एक सैटारिकल पोयम है। और किस पे सटायर किया गया है, निज़्म इज़्ज़कील के द्वारा। तो भैया गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीयर्स इज ए सटायर ऑन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द अर्बन इंडियंस। देखिए सबसे खास बात जानते क्या है, थोड़ा सा मैं निज़्म इज़्ज़कील को हटा दूं और मैं अपना जो हमारा अनुभव, खुद का अनुभव है, मैं भी एक अध्यापक हूं, पढ़ाता हूं, तो जो अनुभव मैंने प्राप्त किया है, जो रूरल क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सभी ये समझते हैं कि अगर किसी चीज में आईएनजी लगा दिया जाए तो वो अंग्रेजी बन गई। ये मैंने बहुतों को देखा है, ये खुद का अनुभव मैं बता रहा हूं, बहुतों को मैंने देखा है कि किसी बात में आई एम खाइंग खाना, हंसी लग रही होगी ना, बहुत लोगों को मैंने देखा, मतलब आईएनजी लगा देना किसी भी चीज में। वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है बट उसमें वो क्या लिख रहा है, ही हैज गोइंग। अब भैया ही हैज गॉन होगा ना कि गोइंग होगा। तो ऐसे ही एक विदाई समारोह हो रहा था, क्योंकि पोएम का नाम ही देख रहे होंगे गुड बाय, गुड बाय अलविदा,
पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। मिस पुष्पा टीएस के लिए एक गुड बाय पार्टी चल रही थी, एक विदाई समारोह हो रहा था, एक फेयरवेल पार्टी हो रही थी, और मिस पुष्पा जो है वो फॉरेन कंट्री जा रही है, विदेश जा रही है, और एक ऑफिस का एम्प्लॉय जो है वो विदाई समारोह में भाषण देना चाह रहा है। और जब वो भाषण देता है तो अंग्रेजी में कमिटमेंट करता है, क्या भैया अंग्रेजी में देना है। तो अंग्रेजी में देते हुए वो बहुत सारे ग्रामेटिकली मिस्टेक करता है, और इतने मिस्टेक्स होते हैं उसमें कि उस मिस्टेक्स पर जो मिस पुष्पा है, मिस पुष्पा हंसने लगती है। तो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने सटायरिकल एक मूड में लिखा है निज़िम इज़कील ने कि और इंग्लिश लैंग्वेज पे अर्बन इंडियंस जो हैं, जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करने वाले भी इंडियंस हैं, वो किस तरीके से, भैया आपको नहीं आता हिंदी बोलो ना, बोलेंगे अंग्रेजी लेकिन ऐसी की तैसी कर डालेंगे, अय्या मैया कर डालते हैं, ठीक है, दैट्स रॉन्ग, जो नहीं होना चाहिए। तो निज़िम इज़कील ने मिस पुष्पा जब वो फॉरेन जा रही हैं उस समय एक विदाई समारोह में ऑफिस का एक एम्प्लॉय भाषण देता है, और भाषण अंग्रेजी में देता है, तो अंग्रेजी में देते समय बहुत सारे वो एक मिस्टेक ना बोलूं ब्लंडर करता है, भाषण देते समय ब्लंडर कर देता है। तो मिस पुष्पा और जो साथ में और इनके कलीग्स थे, इसी के कलीग जो एम्प्लॉय होता है उसी के कलीग जो होते हैं, जो और सहकर्मी होते हैं, साथी लोग होते हैं, वो भी खूब हंसते हैं। तो एक सटायरिकल मूड में लिखी गई कविता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज पे सटायर करती है ऑफ द अर्बन इंडियंस। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे कुछ और चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए इनकी कुछ पोएम्स हैं जो कि बहुत फेमस है। एक फिलॉसफी नाम की पोएम है, कौन सी? फिलॉसफी, ठीक है, ये एक फिलॉसफी एक इनकी पोएम है। एक फिलॉसफी हो जाती है, एक नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो अभी मैंने बताया, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन माने बिच्छू, स्कॉर्पियन मींस बिच्छू होता है दोस्तों, ठीक है। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और एक और इनकी कविता है पोएट लवर एंड बर्ड वाचर, ठीक है, एंड बर्ड वाचर। तो ध्यान रखिएगा, फिलॉसफी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और पोएट लवर एंड बर्ड वाचर, ये इनकी ऐसी कविता है जो प्रश्न पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस वॉल्यूम में, कौन से पोएम्स के कलेक्शन में ये प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा ये था एग्जैक्ट नेम, जो कि कब आया है? 1965 में। एग्जैक्ट नेम, ठीक है, एग्जैक्ट नेम, ये एक पोएम्स का कलेक्शन था। कब आया? 1965 में। और इसी पोएटिक कलेक्शन में, इसी पोएम्स के कलेक्शन में फिलॉसफी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोएट लवर एंड बर्ड वाचर, ये कविताएं जो हैं, द एग्जैक्ट नेम पूरा था द एग्जैक्ट नेम, ध्यान रखिएगा। तो द एग्जैक्ट नेम में जो कि 1965 में पब्लिश्ड होती है, इनकी एक पोएम्स का कलेक्शन था, उसी में फिलॉसफी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और पोएट लवर एंड बर्ड वाचर नामक कविताएं इनकी प्रकाशित हुई थी। तो ये थी आज की एक वीडियो निज़िम इज़कील के ऊपर। कल मैं आप लोगों को नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम को डिटेल्ड में पढ़ाने वाला हूं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को क्या करिएगा, आप लोग लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।